हाय पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीडिया डायरीज। मैं हूं डॉक्टर गुंजन गांधी, आपके पीडियाट्रिशियन एंड न्यूरोलॉजिस्ट, एंड मैं दूंगी आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन हर बीमारी के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं उस बीमारी की जो सदियों से चली आ रही है, जो ना ही सिर्फ बच्चे को और उनके माँ बाप को भी परेशान कर देती है और पूरे घर को कर देती है एकदम स्मेली। आपने सही गेस किया, हम बात करेंगे आज डायरिया की। जब भी बच्चे को डायरिया होता है, यानी कि पतला संडास या पतली पॉटी होने लगती है, तो माँ बाप के साथ साथ बच्चे के भी हाल बेहाल हो जाते हैं। इसलिए आज मैं आपको गाइड करूंगी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही डायरिया के साथ साथ होने वाले उसके कॉम्प्लिकेशंस, घर में अगर बच्चे को अपन मैनेज कर रहे हैं तो किन चीजों पे वॉच रखें, और साथ ही ये डायरिया अगर होता क्यों है। तो पहले हम जानेंगे डायरिया क्या चीज है। अगर बच्चे को सिर्फ एक बार या 3-4 दिन में 1 से 2 बार पतली पॉटी हो जाए तो उसको डायरिया नहीं कहेंगे। डायरिया कहने के लिए कम से कम दिन में 3 पतली पॉटी यानी कि 3 पतले संडास होने चाहिए। इसके साथ साथ बच्चे को दूसरे और सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि बच्चे का पेट दुखता है, उसको क्रैम्प्स आने लगते हैं, फीवर आता है, कमजोरी महसूस होती है, सिर दुखता है, सर्दियाँ भी कई बार हो जाती है। उसके साथ साथ बच्चों को बहुत ज्यादा उल्टियाँ वगैरह के आसार भी दिखते हैं। बच्चा कुछ खाता नहीं है और कम खाने और कम पानी पीने की वजह से पेशाब यानी सुसु भी कम करता है। तो जब भी आपके बच्चे को ये सब सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप डेफिनेटली बच्चे को एज डायरिया तो लेबल कर ही सकते हैं। अब कुछ पेरेंट्स जानना चाहते हैं, स्पेशली आजकल के गूगल करने वाले इंटेलिजेंट एजुकेटेड पेरेंट्स, कि ये डायरिया मेरे बच्चे को हुआ क्यों और हुआ कैसे। तो पहली चीज तो इंडिया ही नहीं बाकी सब कंट्रीज में भी सबसे कॉमन कॉज डायरिया का वायरसेस है। उसमें भी सबसे कॉमन वायरस है रोटा वायरस। काफी सारे पेरेंट्स, स्पेशली आजकल के एजुकेटेड इंटेलिजेंट पेरेंट्स, हमेशा पूछते हैं कि मेरे ही बच्चे को क्यों हुआ और किस कारण हुआ। तो आप जानिए कि डायरिया का सबसे कॉमन कॉज होता है वायरसेस। उसमें भी रोटा वायरस करके वायरस सबसे ज्यादा डायरिया कराता है। इसके अलावा नॉर्मल बैक्टीरियाज भी, जैसे कि ई कोलाई, शिगेला करके बैक्टीरियाज, जो कि पेट में कई बार रहते हैं, वो उनकी मात्रा बढ़ जाती है, जबकि जब बच्चे की रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है, उनकी वजह से भी डायरिया हो सकता है। तीसरी चीज होती है फूड पॉइजनिंग। जब आप लोगों ने बाहर का कुछ खाया, स्पेशली चाइनीज फूड, उसमें कई तरह के केमिकल्स होते हैं जो कि गट को यानी कि आपकी अंतड़ियों को इरिटेट करते हैं और डायरिया जैसा सिम्टम कर सकते हैं। यानी कि पेरेंट्स 3 मेन कॉज हुए, वायरसेस, बैक्टीरियाज और केमिकल्स। ये तीनों अभी तक के मेजर कॉजेज हैं। और डायरिया एक नॉर्मल प्रॉब्लम ही नहीं, इन इन्फेक्शंस और केमिकल्स की वजह से सेकेंड मोस्ट कॉमन लीडिंग कॉज ऑफ डेथ यानी कि मृत्यु का कारण भी है, स्पेशली इंडिया और ऐसी और कंट्रीज में। अब हम जानते हैं कि एक बार बैक्टीरिया, वायरसेस या टॉक्सिन्स बॉडी में चले गए तो सबको ये तो पता है। अब हमें कारण तो पता चल गए कि डायरिया हुआ आपके वायरस, बैक्टीरिया और केमिकल्स की वजह से, लेकिन ये आपके बच्चे को ही क्यों हुआ। पहली चीज हो सकती है फूड पॉइजनिंग, यानी कि बाहर का कंटामिनेटेड खाना खाना। उस खाने में बैक्टीरिया, वायरस का लोड ज्यादा हो सकता है या केमिकल ज्यादा हो सकते हैं, जो कि काफी कॉमन कॉज है। दूसरी चीज होती है कि आपने जो खाना बना हुआ था पुराना, उसको काफी टाइम तक फ्रिज में या फिर बाहर स्पेशली गर्मियों में छोड़ दिया, जिसमें अगेन इन इन्फेक्शंस का लोड बढ़ गया और उसने घर के खाने में भी वो भी दूषित कर दिया। तीसरी चीज होती है कि आपके बच्चा जब वॉशरूम गया या स्कूल में दूसरे किसी बच्चे को इन्फेक्शन है, वो वाले हाथ टच किए, उन हैंड्स को बिना वॉश करे उसने उन्हीं हाथों से खाना खाया, तो वायरसेस, बैक्टीरियाज आपके बॉडी में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। यानी कि बाहर का खाना, घर का खाना सही से स्टोर नहीं होना, या तीसरा हैंड हाइजीन अच्छी से नहीं रखने के कारण डायरिया के सिम्टम होने बहुत कॉमन है। अब एक बार आपका जो इन्फेक्शन या टॉक्सिन है वो बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया, जाएगा कहाँ से? मुंह से, यानी कि ये है एक जीआई इन्फेक्शन। तो खाने से और मुंह से अंदर चला गया आपके पेट में। अब ये पेट में जाने के बाद क्या करता है कि वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो होने लगते हैं, और वहाँ पे जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी बॉडी को एक्चुअली इम्यूनिटी देते हैं, उनको मारने लग जाते हैं। फिर वहाँ पे बहुत ज्यादा सूजन आने लगती है। वो सूजन के कारण जो बॉडी का काम होता है न्यूट्रिशन को
एब्जॉर्ब करना यानी कि अपने को शक्ति देने के लिए प्रोटीन शुगर को एक्सेप्ट करना, वो चीज रुक जाती है और वो चीज पेट में ही रह जाती है। यानी कि जो पचना चाहिए था वो पच नहीं रहा, साथ में सूजन होने के कारण वहाँ पे बहुत सारा पानी भी भर गया। तो ये जो बचा हुआ खाना और पानी है ये फट निकलने लगता है और इसको पतला संडास यानी कि पतली पॉटी कहते हैं और वो बनता है आपका सिम्टम यानी कि डायरिया। अब ये जो बैक्टीरिया है ये यहीं पर थोड़ी रुकेंगे, कई बार ये बैक्टीरिया पेट से होके अपने चले जाते हैं ब्लड में। एक बार ये ब्लड में एंटर हो गए तो कराएंगे फीवर, फिर आपके सारे सिम्टम जैसे कि बुखार, सिर दुखना, कमजोरी आना चालू हो जाते हैं और आगे जाके इसमें और भी कॉम्प्लिकेशंस होती है। तो अब हम जानते हैं कॉम्प्लिकेशन, स्पेशली वो जिसके लिए आपको अर्जेंट में डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। पहला कॉम्प्लिकेशन है कि इतना तेज बुखार आना कि वो दवा देने पे भी नहीं उतरे। दूसरी चीज है इतनी ज्यादा उल्टियां होना कि आपकी रूटीन दवाइयां एक्सेप्ट ही ना हो पाए और इसमें सलाइन देने की जरूरत पड़ जाए। तीसरा, बच्चा पूरे दिन सुस्त रहना, सोते रहना, क्योंकि उसको जो शक्ति जरूरी है वो तो पेट से एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही और पूरी तरीके से बाहर निकल जा रही है। और चौथी और सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है बिल्कुल भी पेशाब ना होना। अब हमारा शरीर पानी के लिए ओरल रूट से यानी मुंह के लिए पे ही डिपेंडेंट है। अगर बच्चा मुंह से पानी नहीं पिएगा, पूरे दिन सुस्त रहेगा, ज्यादातर पानी जो पेट में एब्जॉर्ब होना चाहिए वो निकल जाएगा संडास के रास्ते से, तो सारा असर पड़ेगा, खराब असर पड़ेगा आपकी किडनियों पे। ये किडनियां के पास पानी नहीं है तो किडनी यूरिन यानी कि पेशाब बनाएगी नहीं और आपका बच्चा किडनी फेलियर जैसी कॉम्प्लिकेशन में भी जा सकता है। यानी कि पेरेंट्स बच्चे को तेज बुखार है जिसको हम कहते हैं सेप्सिस, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो, बच्चा पूरे दिन सुस्त यानी ड्राउजी रहे, या उसको किडनी के फेल होने के चांस यानी कि पिछले 12 घंटे में बिल्कुल भी पेशाब ना हो, तो आपको अर्जेंट में हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। इवन इफ आपके बच्चे को सिर्फ 6 घंटे से या 1 दिन से ही पतला जुलाब लगा हो तो भी ये कॉम्प्लिकेशंस कभी भी हो सकते हैं। अगर आपके बच्चे को ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बच्चा ठीक से खा पी रहा है, तो हम डायरिया का थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट घर पे भी कर सकते हैं। तो अब जानते हैं कि व्हाट इज द मैनेजमेंट यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया एट होम। तो ऑब्वियस सी बात है कि पचन की क्षमता तो कम हो गई, पानी बॉडी से निकल रहा है ज्यादा, तो हम देंगे क्या? हम देंगे ज्यादातर लिक्विड डाइट और वो डाइट जिसको पचाना आसान हो। अब हमारी बॉडी तो पचन का काम कर नहीं रही, तो सेमी पचा हुआ खाना जैसे कि आपका हो गया खिचड़ी, रवा यानी कि सॉफ्ट फूड जो थोड़े अच्छे से कुक्ड होते हैं, उबला हुआ आलू, ये आप बच्चों को दे सकते हैं। इससे बच्चे को जो शक्ति है, कैलोरीज हैं, वो मिलती रहेंगी। दूसरी चीज है उनको बहुत सारा लिक्विड दे। तो आप मार्केट में इवन WHO के बहुत सारे पोस्टर देखते होंगे ORS के बारे में। तो ORS के सैचेट मिलते हैं। ये जो सैचेट होते हैं उन पे लिखा होता है कि इस सैचेट को 200 ml या 1 लीटर की पानी की बोतल में मिक्स कीजिए। वो सैचेट को पानी में डालने के बाद उनको अच्छे से हिलाएं और बच्चे को जितनी बार पतला संडास हो उतनी बार वो पानी कम से कम 1 गिलास पानी पिलाते रहें। तो इजी ट्रीटमेंट है, पानी पिलाना है, एनर्जी वाला ORS का पानी पिलाना है, सॉफ्ट डाइट जैसे कि खिचड़ी, दलिया, रवा देना है। अगर बच्चा अच्छे से एक्सेप्ट कर रहा है फूड, उल्टियाँ ज्यादा नहीं हो रही, तो ये मैनेज तो आपका घर पे ही हो जाएगा। बट फिर भी आप इतना मैनेज करने के बाद भी आपके बच्चे को बुखार, उल्टी नहीं रुक रही, 24 घंटे हो गए, बच्चे का हाल खराब हो रहे हैं, तो डेफिनेटली अपने पीडियाट्रिशियन को दिखाने जरूर जाएं। आपको पीडियाट्रिशियन कुछ मेडिसिन जैसे कि फीवर की दवाइयाँ दे सकता है। जिंक करके एक सिरप होता है जो जल्दी डायरिया को ठीक करने में हेल्प करता है। और तीसरा आपको प्रोबायोटिक्स दे सकता है। अब आपने बहुत सारे सैचेट पड़े होंगे मार्केट में, स्पोरोलैक, इकोनॉम, और वो सैचेट आपको बोलते होंगे पानी में मिला के बच्चे को पिला दे। पर कई लोग पूछते हैं मैडम ये सैचेट है क्या? तो ये सैचेट जो होते हैं उनको हम कहते हैं प्रोबायोटिक सैचेट। इसमें होते हैं अच्छे जंतु। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में बताया था, आपके बाहर के बदमाश इन्फेक्शन ने अच्छे अपने बैक्टीरिया को मार दिया। हम ये अच्छे बैक्टीरिया को वापस बॉडी में इंट्रोड्यूस करके उन गंदे बैक्टीरिया को मारेंगे, इसलिए हम यूज करते हैं प्रोबायोटिक। अब कई जने बोलते हैं मैडम मेरे को अपने बच्चे को इतनी सारी दवाइयाँ तो नहीं देनी। ठीक है, कोई बात नहीं, आप प्रोबायोटिक अलग तरीके से भी अवेलेबल रहती है। जैसे कि आप यूज कर सकते हैं दही। तो दही इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक। साथ में एक डाइट कहलाती है जिसमें आप बच्चे को केला, चावल का पानी और दही साथ में देते हैं, जिससे बच्चे को कैलोरीज भी मिलती है, उसमें प्रोबायोटिक यानी कि अच्छे बैक्टीरिया भी रहते हैं, और उसमें साथ साथ पानी भी इनफ रहता है कि उसमें जो डिहाइड्रेशन हुआ है
उसको करेक्ट कर सके। तो यानी कि आप बच्चे का डायरिया घर पे मैनेज कर सकते हैं। अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन आए तो तुरंत डॉक्टर के पास जा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन नहीं हो तो रूटीन टाइम में अपने डॉक्टर से एक सलाह ले सकते हैं कि उनको क्या क्या दवाई दें। बट मेरा एक रिक्वेस्ट हर पेरेंट से रहेगा, प्लीज और प्लीज अपने मन से बच्चों को एंटीबायोटिक्स पे स्टार्ट ना करें। एंटीबायोटिक्स देके आप अगर इन्फेक्शन नहीं भी है तो वहाँ के जो अच्छे बैक्टीरिया है ना, जो एक्चुअली आपके लिए लड़ रहे हैं, उनको भी मार देते हैं। अब ज्यादातर जो डायरिया है वो हो रहे हैं वायरसेस की वजह से। तो वायरस को तो आप वैसे भी नहीं मार सकते, अच्छे बैक्टीरिया को आपने मार दिया तो और डायरिया हो जाएगा। तो डिसीजन एंटीबायोटिक का लेना है या नहीं लेना, ये सिर्फ और सिर्फ आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा। एक लास्ट चीज मैं बताना चाहूंगी, स्पेशली उन पेरेंट्स को जो बोलते हैं कि हमारे बच्चे को डायरिया हो ही नहीं, ऐसा कुछ ट्रीटमेंट है क्या? तो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है रोटा वायरस वैक्सीन, जो कि बच्चों को दी जाती है 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते पे। ये वैक्सीन आपके बच्चे को विद इन फर्स्ट 6 मंथ्स मिल जानी चाहिए। इससे ऐसा तो नहीं होगा कि बच्चे को लाइफ में कभी डायरिया नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली आगे चल के डायरिया से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस डेफिनेटली बच सकते हैं। अगर आपको वैक्सीन या उसके अलावा किसी और चीज पे नॉलेज चाहिए तो प्लीज कॉमेंट बिलो। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लिविंग, हेल्दी लिविंग एंड लव यू ऑल। थैंक यू।